नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस क्लासेस में। और जैसा कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चला रहे थे और इसमें हम भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ रहे हैं और रेगुलेटिंग एक्ट तथा पिट्स इंडिया एक्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1786 से लेकर 1893, 13, 33 और 53 इन सभी एक्ट्स को कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और पढ़ते हैं 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट। पढ़ने का तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट को क्यों लाया गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके प्रावधान क्या थे और प्रावधानों के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या प्रभाव रहे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद कोई भी एक्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप यह समझ पाएंगे कि यह हमारे संविधान जो एक दस्तावेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें नेक्ट की क्या भूमिका है और क्या क्या चीज़ें नेक्ट से डेवलप होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई है, जिसके लिए हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट संवैधानिक विकास को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं 1786 के सहायक अधिनियम की ओर और सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि क्या कारण थे कि वह एक्ट आया था। तो 1786 से पहले जो हमारे गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दूसरी चीज़ ये हुई कि जो जॉन मैकफर्सन थे, इनका शासन भी 1786 से पहले था और इनका शासन अस्थायी था। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके प्रशासन में, किसमें प्रशासन में ढिलाई आ गई। ठीक है, प्रशासन जो है मजबूत नहीं रहा, कमज़ोर हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हुई, कंपनी की जो साख थी, है ना, कंपनी की जो इज्जत थी, साख थी, उसमें गिरावट आने लग गई। ठीक, कारण था भ्रष्टाचार। यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया था। और भ्रष्टाचार किस में, कंपनी के अधिकारियों में। और ऊपर से जो है नेतृत्व क्षमता खत्म हो गई, अच्छे गवर्नर नहीं थे इनके पास और प्रशासन में से जो मजबूती थी वो खत्म होने लगी, प्रशासन कमजोर हो गया। ठीक है, तो आवश्यकता किस चीज़ की है, आवश्यकता थी कि प्रशासन को मजबूत किया जाए, है ना, और डूबती हुई कंपनी की जो शाख है उसे मजबूत किया जाए। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नर की। किसकी जरूरत है, एक अच्छे गवर्नर की और एक अच्छे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की। ठीक है, तो इसके लिए ये जो सब सहायक अधिनियम है, इस हेतु से यह लाया गया। पढ़ते हैं क्या क्या प्रावधान थे। प्रावधानों पर अगर हम इसके जाएंगे तो मैंने जैसा आपको बताया कि पृष्ठभूमि में हमें एक अच्छा गवर्नर की आवश्यकता है जिसमें नेतृत्व क्षमता हो। तो इस प्रकार का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या क्या खासियत थी, युद्धों का अनुभव था, बहुत सारे युद्ध देख चुके थे, कुशल नेतृत्व करता था, कुशल नेतृत्व इनकी क्वालिटी थी। ठीक है, तीसरी बात थी कि कुलीन वर्ग से थे, तीसरी खासियत ये थी। ठीक है, और अनुभव, प्रशासनिक अनुभव इनका बहुत लंबा था। इन सब बातों के कारण जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास जाया गया और उन्हें कहा गया कि आप जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बनिए और भारत के प्रशासन को संभालिए। तो कॉर्नवालिस ने जो है क्या किया, बोला ठीक है मैं आपकी बातें मानता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि जब ये चीज़ें होंगी तो तभी मैं भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनूंगा। और उनकी शर्तों को मानने के लिए ही जो अमेंडमेंट किए गए वही 1786 के एक्ट के प्रावधान बने। तो क्या क्या थे वो, पहला तो ये था कि गवर्नर जनरल को सेना प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, पहले, इससे पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल अलग था और जो सेना प्रमुख था, कमांडर इन चीफ, वो अलग था। दो अलग अलग व्यक्ति जो है ये पदभार संभालते थे। लेकिन कॉर्नवालिस ने बोला कि भाई दोनों के दोनों किसके पास रहेंगे,
गवर्नर जनरल के पास रहेंगे। इससे क्या हुआ, शक्ति का केंद्रीयकरण हुआ। एक ही व्यक्ति दोनों चीजें देखेगा तो बेहतर न्याय निर्णय होगा। ठीक है, तो पहला तो ये प्रावधान किया गया। दूसरा प्रावधान क्या था, गवर्नर जनरल को वीटो पावर, वीटो पावर अर्थात अपनी परिषद के निर्णयों को ना मानने का अधिकार दे दिया गया या तो उन्हें रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। अब ये वीटो शक्ति को आप कैसे समझेंगे, जो हमने पढ़ा था, फ्रांसिस बोरवेल, क्लेवरिंग और मॉन्सेट ट्रॉय, चार जो व्यक्ति जोड़े गए थे किसकी परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में। और इन चार व्यक्तियों का क्या काम था, इनका काम था गवर्नर जनरल की सहायता करना। ठीक है, और गवर्नर जनरल को भी इनकी राय माननी पड़ती थी, इनसे परामर्श करना पड़ता था। और इससे क्या हो रहा था, प्रशासनिक दक्षता या प्रशासनिक निर्णय लेने में लेट लतीफी हो रही थी, देरी हो रही थी। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि भाई मैं इनके निर्णय जो है जब चाहूँ रद्द कर पाऊँ। ठीक है, या तो मुझ पर कोई बाध्यता ना हो कि मैं इनके निर्णय को मानूं, मतलब अपने हिसाब से काम करूं। ठीक, तो जब ये चार लोगों की जहाँ उसने बात माननी थी, अब वो अकेले जो है क्या करेगा, न्याय निर्णय करेगा, उसे इनकी आवश्यकता है नहीं। ठीक, तो इस बात को भी कॉर्नवालिस की माना गया और इससे क्या हुआ, वो निर्णय लेने में स्वतंत्र हो गया, किसी पर निर्भर नहीं रहा। एक स्वतंत्र प्रशासन की उसने जो जरूरत थी, एक मजबूत प्रशासन की जो जरूरत थी उसे उसने पूरा किया। तो ये इसके प्रावधान थे। एग्जाम में कॉर्नवालिस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत कॉर्नवालिस के बारे में जान लें। ठीक है, तो पहली बात, कॉर्नवालिस ने जो जो सुधार किए या जो जो चीज़ें करी भारत में, उनमें पहली चीज़ आती है पुलिस व्यवस्था का जनक। तो कॉर्नवालिस क्या था, पुलिस व्यवस्था का जनक था। उसने जमींदारों से पुलिस अधिकारों को छीना और एक जिले में अनेक थानों का निर्माण किया जिसका प्रमुख दारोगा होता था। ठीक है, तो इससे पहले क्या पुलिस व्यवस्था नहीं थी भारत में, थी, लेकिन पुलिस व्यवस्था पहले किसके पास थी, पुलिस व्यवस्था पहले थी जमींदारों के पास। और जमींदार जो है पुलिस व्यवस्था भी देख रहे थे, साथ ही जमींदार क्या कर रहे थे, जो लगान वाला काम है, राजस्व वाला काम है, उसे भी देख रहे थे। ठीक, तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने उनसे ये वाला काम छीन लिया, पुलिस वाला काम छीन लिया। और ये किसको दे दिया, इसके लिए क्या किया उसने, पुलिस व्यवस्था बनाई। ठीक है, और एक जिले में क्या किए, बहुत सारे थानों का निर्माण किया, है ना। और इन थानों का प्रमुख कौन होता था, दारोगा, जो व्यवस्था आज भी है। ठीक, और पूरे जिले का जो मालिक होगा वो होगा एसपी। ठीक है, पुलिस अधीक्षक। तो इस पद की भी स्थापना किसने करी, कॉर्नवालिस ने ही करी। तो कॉर्नवालिस ने पुलिस अधीक्षक पद की भी स्थापना करी, दारोगा पद की भी स्थापना करी। इस पूरी व्यवस्था की, जो पुलिस व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था का जनक भी कौन है, कॉर्नवालिस ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉर्नवालिस का भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त भी कॉर्नवालिस ने कुछ अन्य काम किए। वो काम है 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। बहुत इंपॉर्टेंट है स्थायी बंदोबस्त। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये स्थायी बंदोबस्त बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता है। ठीक है, अगर आप संक्षेप में समझना चाहें तो यह है कि स्थायी बंदोबस्त को क्यों लाया कॉर्नवालिस, इसलिए लाया कि जो राजस्व मिलता था कंपनी को, कभी वो बहुत ज़्यादा मिलता था, कभी वो बहुत कम मिलता था, और अक्सर ऐसा होता था कि कम ही मिलता था। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो जमींदार थे उन्हें बोल दिया कि भाई तुम ही राजस्व वसूलो, और एक एक राशि फिक्स कर दी कि भाई इतनी राशि हमें दो, इतनी राशि इस क्षेत्र से हमें मिलनी ही चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया तो वो तुम रख लेना। तो इससे क्या हुआ, जो राजस्व मिलता था उसमें स्थायित्व आया, इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप विस्तार से इतिहास में पढ़ेंगे जब हम इतिहास की सीरीज चलाएंगे। तीसरा प्रावधान क्या हुआ, प्रावधान कह रहा हूँ मैं, तीसरा सुधार क्या किया कॉर्नवालिस ने, उसने कलेक्टर से न्यायिक कार्यों को छीन लिया तथा जिला दीवानी अदालतों की स्थापना की। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि जो कलेक्टर था, ठीक है, सी फॉर कलेक्टर, तो जो कलेक्टर था उसके भी दो काम थे। ठीक, राजस्व भी देखता था, राजस्व कलेक्ट करना,
और दूसरा न्याय निर्णय भी देखता था। तो कलेक्टर के दो काम थे, दोहरी भूमिका निभा रहा था। कॉर्नवालिस ने क्या किया, उससे जो है न्यायिक कार्य छीन लिए और बोला कि आप जो है राजस्व ही देखिए। ठीक। और इसको छीन कर किसे दे दिया, न्याय निर्णय के लिए उसने क्या कर दिया, जिला दीवानी अदालतों की स्थापना करी। ठीक है, तो जिले में जो दीवानी अदालत है हम देखते हैं आज के टाइम पे, उनको बनाने वाले कॉर्नवालिस ही थे। ठीक, और इससे क्या हुआ, जो न्याय निर्णय था उसमें तेजी आई, बेहतरी आई, और इसके लिए उसने न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करी जो ब्रिटिश ही होते थे उस दौरान। ठीक है, और इनमें न्याय निर्णय के लिए न्यायाधीशों को नियुक्ति दी गई। ठीक, तो ये काम किया था। इसके अलावा पुरानी फौजदारी न्यायालय के स्थान पर 4 बड़े सर्किट न्यायालय कोलकाता, मुर्शिदाबाद, पटना तथा ढाका की भी स्थापना की। तो ये सब जो है कॉर्नवालिस के बारे में जानकारी है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुलिस व्यवस्था का जनक अक्सर पूछा जाता है। दारोगा पद की स्थापना किसने करी पूछा जाता है। स्थायी बंदोबस्त पूछा जाता है। पुलिस अधीक्षक पूछा जाता है। जिला दीवानी अदालतें पूछी जाती हैं। और ये 4 अदालतें कहाँ कहाँ थी, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका। इन स्थानों को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 1786 के एक्ट के क्या प्रभाव थे, प्रभाव वही थे जिस हेतु ये एक्ट लाया गया था। क्यों लाया गया था, प्रशासन मजबूत करने के लिए लाया गया था। तो उससे क्या हुआ, प्रशासन मजबूत हुआ, सुधार हुआ, कंपनी की शाख में सुधार आया। ठीक है, साथ नहीं शाख, कंपनी की शाख में क्या है, सुधार है। कैसे आया, अब आप देख लीजिए, पुलिस सुधार हो कर लिए हैं, न्यायिक सुधार हुए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ उसने बंदोबस्त भी किया है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, बहुत सारे सुधार जो है कॉर्नवालिस के टाइम पे किए गए। इन सब का ही परिणाम था कि प्रशासन में दक्षता आई और कंपनी की शाख सुधरी, एक मजबूत प्रशासन का निर्माण हुआ। तो चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम 1813 का चार्टर अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत के इतिहास की दृष्टि से, और इसे हम समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, तो पृष्ठभूमि ये थी कि 1806 में नेपोलियन ने एक महाद्वीपीय नाकाबंदी जो है इसकी घोषणा करी थी, और इससे क्या हो गया, ब्रिटेन के लिए यूरोपीय बाजार बंद हो गया। तो सबसे पहले इसे समझिए कि एक महाद्वीपीय नाकाबंदी क्या थी। तो ये थी कि 1806 में नेपोलियन ने कहा कि अगर ये यूरोप था और ये था ब्रिटेन, बीच में है आपका सागर, तो नेपोलियन ने कहा कि कोई भी विदेशी, ठीक है, यूरोप में व्यापार करने नहीं आएगा। उस दौरान का नक्शा है, तो कोई भी विदेशी यूरोप में व्यापार करने नहीं आएगा, और ये है ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन के लिए जो रास्ता पहले यहाँ व्यापार का था, जो व्यापार था ब्रिटेन का किसके साथ, यूरोप के साथ, वो हो गया है अब बंद। ठीक है, और आप देखिए कौन सा समय है, 1813 का। ठीक है, 1813 में जो अधिनियम आ रहा है, तो इससे पहले का जो समय है, इससे पहले की जो सदी है, ठीक है, लगभग 30-40 साल जो भी हैं, इस टाइम पर ब्रिटेन में कौन सा समय है, वह है औद्योगिक क्रांति का समय। औद्योगिक क्रांति का समय जो है ब्रिटेन में है। और औद्योगिक क्रांति क्या है कि मशीनों से काम हो रहा है ब्रिटेन में। ठीक है, और उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो उत्पादन बहुत अधिक जब बढ़ेगा, तो भाई इस उत्पादन में जो वस्तुएं निर्मित होंगी, इनको बेचने के लिए बाजार तो चाहिए चाहिए। तो जब जो है यूरोप का बाजार बंद हो गया, तो नए बाजार की तलाश शुरू होगी। ठीक है, और वो नया बाजार के रूप में जो विकल्प था मौजूद, वो क्या था, वो था भारत। ठीक, वो था भारत। लेकिन समस्या ये थी कि भारत के साथ व्यापार का जो अधिकार था, वो था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये समस्या थी, बाकी कंपनियां व्यापार भारत के साथ नहीं कर सकती थी। अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, ये दो वर्ग उभरे, उद्योगपति वर्ग, ठीक है, और दूसरा जो है मजदूर वर्ग। वो सभी जगह होता है, उद्योगपति वर्ग और मजदूर वर्ग, ये दो वर्ग उभरे। तो उद्योगपति वर्ग जो था वो बहुत शक्तिशाली था,
उसकी पकड़ संसद पर थी, प्रेशर डाल सकता था, तो उसने जो है ब्रिटेन की संसद पर प्रेशर डाला, और ये डाला प्रेशर की हमारी कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। तो ब्रिटिश संसद पर दबाव आ गया कि भाई अन्य कंपनियों को भी भारत पर व्यापार करने का अधिकार अब देना ही होगा। ठीक है, तो इस कारण से ये सब परिस्थितियां थी, इस कारण से 1813 का चार्टर अधिनियम लाया गया इन सब मांगों को पूरा करने के लिए। तो आप कहानी समझ चुके हैं। कोई चीज़ यहाँ आगे लिखी है कि ब्रिटिश व्यापारियों की मांग, क्या मांग थी? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और ब्रिटिश संसद पर इन स्वतंत्र व्यापारियों का बहुत अधिक दबाव था। किनका दबाव था? इन व्यापारियों का। क्यों था दबाव? क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और औद्योगिक क्रांति से जो मैंने आपको बताया उत्पादन ज़्यादा था, सामान भेजने के लिए बाजार चाहिए था, और उस बाजार पे आज से पहले सिर्फ किसका हक था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब ये चाह रहे हैं कि हमें भी जो है वहाँ व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो यही इसकी कहानी है कि ये एक्ट क्यों आया। अब देखिए इन सब मांगों को मांगने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। तो हम प्रावधानों की ओर चलते हैं। तो प्रावधान क्या हुए? पहला प्रावधान था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो यही तो अन्य जो उद्योगपति थे वो चाहते थे कि एकाधिकार को समाप्त किया जाए, तो उनकी मांग मान ली गई, एकाधिकार को समाप्त किया गया। किंतु चाय और चीन, लेकिन जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसे खत्म नहीं किया गया। ये अभी भी किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास था। तो एग्जाम में पूछता है कि चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा, लेकिन बाकी का जो अधिकार था वो कब समाप्त किया गया? तो वो किया गया 1813 में। और जब प्रश्न बने कि पूर्णतः एकाधिकार, कंपनी का पूरा एकाधिकार कब समाप्त किया गया? सॉरी, 1813 में। और पूरा एकाधिकार कब समाप्त किया गया? वो किया गया 1833 में। ठीक है, तो 1833 के बाद इस चाय और चीन वाला प्रावधान भी हटा दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है समझना फर्क दोनों में। ठीक है, और जो एकाधिकार था चाय और चीन के साथ, वो 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है, हर साल कंपनी करती थी कि 20-20 साल के लिए, ब्रिटिश संसद 20-20 साल के लिए कंपनी का टाइम पीरियड भारत में इंक्रीज कर देती थी, बढ़ा देती थी। तो फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया। मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, पहली बार 1813 के एक्ट से। इंग्लैंड वासी भारत में संपत्ति खरीद सकते थे। इससे पहले सिर्फ कंपनी ही भारत में ज़मीन खरीद सकती थी, लेकिन इससे ये प्रावधान किया गया इस एक्ट से, इंग्लैंड वासी भी भारत में जब ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि प्रति वर्ष 1 लाख अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय करने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब जो ये 3 प्रावधान आप देख रहे हैं, इन प्रावधानों की गहराई ये है कि जब मिशनरियाँ भारत में आने लगी और अंग्रेजी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय किया जा रहा है, तो अब जो भारत है इसमें आपको सांस्कृतिक और सामाजिक, तो भारत में अब सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा, और उसका कारण है 1813 का ये एक्ट। ठीक है, अब इसके प्रभाव को समझिए। भारत का बाजार पूरे ब्रिटेन के लिए खुल गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ गई। भारत अब उपभोक्ता तथा ब्रिटेन निर्यातक की भूमिका में आ गया। ठीक है, क्योंकि भारत के लोग कंज्यूमर बन गया। यह कुछ ऐसा ही था कि गंगा से सूख कर टेम्स में निचोड़ देना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है जो इस सेक्ट के माध्यम से आई, है ना। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यहीं से वो लकड़ी की चिड़िया बन के रह गई। तो ये किस प्रकार से हुआ, अब आप समझिए। इतिहास और राजव्यवस्था और इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट इसमें मिक्स है जो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, यह है ब्रिटेन और यह है भारत। अब तक भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। लेकिन इसके बाद क्या हो गया? ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यहाँ पर उत्पादन क्या हो गया? बहुत अधिक हो गया। यह उत्पादन, बहुत अधिक सामान जो है यहाँ पर पैदा हो रहा है, और
इस सामान को बेचने के लिए इन्हें बाजार चाहिए था, तो इन्होंने क्या कर दिया, यूरोप तो बंद है इनके लिए, तो अब इन्होंने बाजार जो है भारत भेजना शुरू कर दिया। तो आपके दिमाग में ये भी तो आना चाहिए कि भारत के पास भी इससे पहले बहुत सारे रेशमी कपड़े बनते थे, है ना, मसाले थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत इससे पहले क्या करता था, ब्रिटेन को भेजता था। ठीक है। और 1813 से पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले समय ऐसा था कि भारत के जो रेशमी कपड़े थे उनकी मांग पूरे यूरोप में, ब्रिटेन में बहुत अधिक थी। ठीक है। कोई भी देश ऐसा नहीं था जो भारतीय कपड़ों से अछूता था। उनके हर कपड़े में जो है भारतीयता झलकती थी उस समय पर। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारत से आने वाली वस्तुओं पर क्या किया कि जो भारत से जो भी जो है सामान आएगा, ठीक है, भारत से जो भी वस्तुएं आएंगी, तो ब्रिटेन ने क्या किया, इन पर बहुत हैवी टैक्स लगा दिए आयात पे। तो जब आयात पे टैक्स लगेंगे तो क्या हो जाएगा, भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो लोग अब महंगी चीज़ें क्यों खरीदेंगे, वो तो वहाँ की मशीनों में जो चीज़ें बनी है ब्रिटेन में उसको ही खरीदेंगे। और दूसरा काम क्या किया कि जो भारत में जो विदेशी वस्तुएं थी उनके आयात पर, मतलब हम अगर भारत में यहाँ पर कोई चीज़ें खरीदेंगे तो उनका आयात शुल्क क्या था, बहुत कम था। तो मतलब जो ये ब्रिटेन से जो वस्तुएं आ रही हैं ये तो है भारत में बहुत सस्ती, और भारत से जो वस्तुएं ब्रिटेन जा रही हैं वो है बहुत महंगी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भारत की वस्तुओं की मांग घट गई और भारत में जो भी उद्योग थे धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, ब्रिटेन की नीतियां भारत में कुछ इस प्रकार से थी कि भारत में जो भी उद्योग थे, बाकी के जो भी उद्योग थे उन पर जो है एकाधिकार कर लिया गया। कच्चा माल वगैरह जो भी भारत में पैदा होता था उस पर ब्रिटेन ने एकाधिकार कर लिया। धीरे धीरे भारत का जो व्यापार था, काश्तकला थी, उद्योग थे, वो जो है पतन की ओर गए और लगातार इनका पतन हुआ। और ब्रिटेन का जो है लगातार क्या हुआ, उत्थान हुआ। खूब पैसा ब्रिटेन ने बनाया इन सब चीज़ों से। इसीलिए कहा है कि गंगा से सूख कर टेम्स में निचोड़ देना। तो सारा पैसा, भारत का सारा धन कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया। और इसके बाद शुरू हुए भारत में गरीबी, खस्ताहाली, अकाल के दिन। ठीक है। तो ये इस टाइम पर बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जो भारत के साथ हुई इस एक्ट के कारण। इसे ही जो है दादा भाई नौरोजी की जो किताब है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है, इस घटना का। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है समझनी, इसलिए मैंने आपको इतनी गहराई से समझाया। दूसरे एक्सेप्ट का क्या प्रभाव था, भारत में ईसाईकरण की शुरुआत हुई। ठीक है। और भारत में पश्चिमीकरण की भी शुरुआत हुई। ऑब्वियस सी बात है, होनी ही थी, क्योंकि मिशनरियों को भारत में आने की इजाज़त दे दी गई और अंग्रेजी शिक्षा को जो है भारत में आने की इजाज़त दे दी गई। उससे पश्चिमीकरण हुआ, वेस्टर्नाइजेशन की शुरुआत हुई और ईसाईकरण की भी शुरुआत हुई। और इन दोनों चीज़ों को किसके कहने पर कराया गया था, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट के कहने पर इन दो प्रावधानों को इस एक्ट में शामिल किया गया था। इसी कारण उन्हें भारतीय शिक्षा का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला एक्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक, इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1833 तक क्या हुआ, ये भारत है, तो जो कंपनी थी भारत में, है ना, जो कंपनी थी, इसका भारत में एक बहुत बड़े भूभाग पर सब जगह इसका अधिकार हो गया। मराठों को इन्होंने हरा दिया है, साउथ में इन्होंने पूरा कब्जा दिया है, फ्रांसीसी भाग गए हैं। ठीक, 1906 सॉरी 1806 तक जो है मराठों को भी इन्होंने हरा दिया है लगभग। तो सारा इलाका जो है किसके अधिकार में है, बंगाल पहले से इन्हीं के अधिकार में है। बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्होंने जो है क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। किसने, कंपनी ने। कंपनी ने विस्तृत भूभाग पर अधिकार हो चुका था। ब्रिटिश संसद को डर था, अब ये है ब्रिटेन, छोटा सा, और इतना बड़ा है यहाँ पे भारत। अब कोई कंपनी जो है ब्रिटेन से भारत आ रखी है और उसने यहाँ पे इतने बड़े देश पर कब्जा कर लिया है। सैन्य रूप से वो मजबूत हो रही है, सैन्य रूप से भी स्ट्रांग है, आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग है। ठीक है। और कहा जाए तो वो धीरे धीरे जो है
जिस राज्य में ये कंपनी थी उस राज्य से ही मजबूत होने लगी है, ब्रिटेन से ज़्यादा मजबूत होने लगी है, स्ट्रांग होने लगी है। तो ब्रिटिश संसद के मन में एक डर आया कि अगर कंपनी यहाँ इतनी मजबूत हो जाएगी तो कहीं उनका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण छूट न जाए। ठीक है, कंपनी पर उनका नियंत्रण छूट न जाए, तो ये डर था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, किसे, ब्रिटिश संसद को। ठीक है, या तो कंपनी खुद बगावत न कर ले कि भाई हम नहीं मानते हैं तुम्हारा ऑर्डर, तो एक खतरा पैदा हो गया था किसको, ब्रिटिश संसद के सामने कंपनी को लेकर ये संभावनाएं खड़ी हो गई थी। तो ये जरूरत थी कि ब्रिटेन से डायरेक्ट यहाँ पे शासन किया जाए और एक बहुत केंद्रीयकृत प्रशासन जो डायरेक्ट जिम्मेदार हो किसके लिए, ब्रिटिश संसद के लिए, उसकी भारत में क्या करी जाए, स्थापना करी जाए। ठीक है, तो समझ चुके हैं आप, ये उस टाइम पे समस्या पैदा थी। दूसरी बात यह है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या, जो लॉर्ड मैकॉले था उसने जो है सुझाव दिया कि भाई आप कंपनी को यहाँ से ख़त्म मत करो, क्योंकि उसने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाया है, तो आप ऐसा करो कंपनी को ख़त्म करने की जगह उसके स्वरूप में, उसके स्वरूप में उसमें परिवर्तन कर दो और उसे अपने हिसाब से बनाओ। ठीक है, तो फिर उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देना चाहिए, ये इसका लॉर्ड मैकाले का सुझाव था। तो इस खतरे से निपटने के लिए और स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए ही 1833 के चार्टर एक्ट को लाया गया। ठीक, क्या क्या प्रावधान किए गए इन दो समस्याओं से निजात पाने के लिए। सबसे पहले कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णतः। पूर्णतः, अब न चीन की बात हो रही है न चाय की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आता है। पहला प्रावधान है कि पूर्णतः इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि अब कंपनी को सिर्फ भारत में प्रशासन देखना है। ब्रिटिश जो राज है उसे जो है, जो राजस्व की प्राप्ति हो तो अन्य कंपनियों से भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां उन्होंने ऑलरेडी खोल दी हैं भारत के लिए, राजस्व तो वहाँ से ही मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरत है भारत में प्रशासन देखने की, ठीक है, संभालने की। इसलिए जो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया गया इंडिया में। ठीक है, दूसरा प्रावधान है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ये नाम। ठीक है, ये नाम आप याद रखिए। तो अब क्या हो गया है, इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था कि जो भारत में 3 केंद्र थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई, तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। और बंगाल के जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, गवर्नर जनरल, है ना। और ये लोग कहीं ना कहीं इसके अधीन थे, 2 मामलों को छोड़कर, वित्त और सैन्य मामलों को छोड़कर ये लोग इसके अधीन थे। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों में तो स्वतंत्र थे ही। लेकिन अब क्या हो गया, ये गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का इंडियन गवर्नर जनरल का पद नाम को दे दिया गया उसको, कि पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल होगा। और प्रशासन क्या हो गया, बहुत केंद्रित हो गया। अब इनकी जो शक्तियां थी बाकी सैन्य को लेकर और वित्त को लेकर, वो भी इनसे छीन ली गई। क्या कर दी गई, छीन ली गई। अब इनको जो है कुछ भी करना है तो पूछेंगे किससे, भारत के गवर्नर जनरल से। तो आप देख रहे हैं ये शक्ति का एक केंद्र बन गया है बंगाल में, जो भारत का गवर्नर जनरल है, और यही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। और ये किसको रिपोर्ट करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था 1784 में, ये इसके लिए उत्तरदायी था। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए उत्तरदायी है, यह है ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कंपनी ने भारत में स्वरूप को चेंज किया और एक बहुत बेहतरीन पकड़ जो है, बहुत मजबूत पकड़ प्रशासन पर बना ली। ठीक, इनके सारे अधिकार छीन लिए गए और इसको जो है रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश संसद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर याद करिए। भारत के गवर्नर जनरल में सभी सैन्य तथा नागरिक शक्तियां समाहित थी। ठीक है, तो सैन्य शक्ति तो उसमें कॉर्नवालिस के समय ही समाहित हो गई थी, और बाकी भी जितनी पावर से सब उसे ही दे दी गई।
मद्रास और मुंबई के गवर्नर की विधायिका संबंधी शक्ति समाप्त कर दी गई, मैंने आपको बताया अभी। अब ये कानून भी नहीं बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनकी सारी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई, ये कार्यपालिका की तरह है अब, ठीक है। भारत में दास प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड एलनब्रो द्वारा। एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एक्ट के द्वारा ही यह काम हुआ था। विधायी कार्यों हेतु परिषद का विस्तार हुआ, जिसमें एक विधि सदस्य भी जोड़ा गया। किसकी विधायी परिषद? अब विधायी परिषद अब समझने की बात है कि भारत के गवर्नर जनरल की ही विधायी परिषद होगी, क्योंकि इनके तो सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं मद्रास और मुंबई के, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की ही विधायी परिषद होगी। तो गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद है उसमें क्या कर दिया गया, विस्तार किया गया, उसे और बड़ा बनाया गया। और विधायी परिषद को बड़ा क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा क्षेत्र के लिए हमको क्या चाहिए, विधान का निर्माण करना है, इसलिए उसका विस्तार किया गया है। और उसमें एक विधि सदस्य, ध्यान देने योग्य है कि विधि सदस्य, उसमें एक विधि सदस्य को भी जोड़ा गया। और यह विधि सदस्य कौन था? ये था लॉर्ड मैकॉले, ठीक। चलते हैं आगे, ये सारे इसके प्रावधान थे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मैकॉले था वो 1834 से 38 तक विधि आयोग का अध्यक्ष रहा। उसने एक विधि आयोग का गठन किया, ठीक है, 1834 में। 1833 के एक्ट से 1834 में उसने विधि आयोग का गठन किया। कई बार ये सन पूछ लेता है, ठीक है। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष वो कब से कब तक रहा? 34 से 38 तक। मैकॉले ने ही क्या किया, आईपीसी को तैयार किया भारत में। आईपीसी का जनक वही है, ठीक है। और कानूनों को क्या किया उसने, लिपिबद्ध किया, ठीक। कानून को बिल्कुल लिखा, लिपिबद्ध कर दिया उसने, कोड बनाए, ठीक। तो आईपीसी को उसने तैयार किया, इंपॉर्टेंट है। और मैकॉले द्वारा ही क्या हुआ, उसने जो है अंग्रेजी को क्या किया उसने, भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाने तथा यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में मैकाले का ही प्रमुख योगदान था। मैकाले के कारण ही ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। इसलिए उसे भारतीय शिक्षा का अग्रदूत क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। कुछ देर पहले मैंने चार्ल्स ग्रांट को ये बात कह दी थी कि उन्हें अग्रदूत कहा जाता है, जो मैंने गलत कह दिया था। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। और चार्ल्स ग्रांट ने जो है उसको जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले उसी ने जो है भारत में क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा और ये सब चीज़ की नींव डाली। इसलिए उसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। याद करने के लिए ये है कि जिसने जो है शुरुआत करी वही जन्मदाता होगा। तो 1813 से जो है चार्ल्स ग्रांट ने शुरुआत करी थी अंग्रेजी शिक्षा, मिशनरी, ये सब चीज़ भारत में लाने की, तो वो जन्मदाता है। और जो मैकॉले है वो है भारतीय शिक्षा का अग्रदूत। तो एग्जाम में आता है ये पॉइंट, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, ठीक। तो ये सब इस सेक्टर की बातें थी। इससे क्या असर हुआ, भारत में कठोर केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई। जो मैं आपको बता दिया कि भाई शक्तियाँ अलग अलग केंद्रों में थी, वो सब ट्रांसफर हो गई एक जगह, और बाकी केंद्रों की सारी शक्तियाँ छीन ली गई, बाकी प्रेसिडेंशियों की, और वो सब सारी शक्तियाँ दे दी हैं भारत के गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को सारी शक्तियाँ दे दी गई, तो ये बहुत शक्तिशाली हो गया, इसलिए कठोर केंद्रीयकरण की शुरुआत हुई। दूसरा काम ये हुआ कि कंपनी अब व्यापारिक कंपनी की बजाय एक प्रशासनिक कंपनी बन गई। इस टॉपिक को मैंने आपको सबसे पहले ही समझा दिया कि कैसे प्रशासनिक कंपनी बन गई और क्यों बनाया प्रशासनिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये इसके प्रभाव थे। बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1853 का चार्टर अधिनियम और उसकी पृष्ठभूमि हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले एक्ट का प्रभाव ये था कि कठोर केंद्रीयकरण, मतलब अलग 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 जगह से जो शक्ति जो है सब एक जगह आ गई है। और यही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया भारत का गवर्नर जनरल, कठोर केंद्रीयकरण के कारण। और इसकी शक्ति क्या हो गई, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये खुद में अब एक चैलेंज बन गया, है ना। तो उसकी जो शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ गई थी, ये एक चुनौती बनने लगी। दूसरा, संसद पर भारत में कंपनी शासन को खत्म करने का दबाव था, है ना। संसद पर भारत में क्या था, भारत में अब कंपनी का शासन ना हो, बल्कि डायरेक्ट किसका शासन हो जाए। अब तक जो है शासन हो रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे। भारत के शासक कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है अब तक भारत।
लेकिन अब दबाव बन रहा है ब्रिटिश संसद पर कि भाई कौन शासन करे, किसके नाम पर शासन हो, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर भारत में शासन हो, है ना। अब तक हम किसके गुलाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे। लेकिन इसके बाद दबाव बनाया जा रहा है कि ब्रिटेन का शासन भारत पर स्थापित हो डायरेक्ट। अब ब्रिटेन का शासन मतलब ब्रिटिश संसद का शासन, ब्रिटिश राज का शासन जो है भारत पर स्थापित हो। और उसका कारण ये था कंपनी की बढ़ती शक्तियां, भारत के गवर्नर की बढ़ती शक्तियां। ठीक है, ये सब चीजें थी। तीसरा जो पृष्ठभूमि है उस टाइम पे और क्या क्या चल रहा था उस दौरान, एक चीज और चल रही थी कि भारतीयों को शासन में भागीदारी दी जाए। और ये मांग कौन कर रहे थे, स्वयं भारतीय कर रहे थे कि हमको जो है प्रशासन में जो है भागीदारी दो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है उस दौरान चल रही थी। बढ़ते हैं आगे। तो इन सब चीजों के लिए क्या प्रावधान किए गए, बहुत सारे प्रावधान किए गए। उनमें प्रमुख यह है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, ताकि दक्ष सिविल सेवक मिल सकें जो प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें भारत के। ठीक है, जिनमें क्वालिटी हो और भारत में और मजबूत प्रशासन की हम स्थापना कर सकें। ठीक है, बेहतरी के लिए, प्रशासन की बेहतरी के लिए। तो क्या हुआ, चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। सिविल सेवा तो भारत में इससे पहले भी थी, ठीक है, और उसके जनक कौन थे, कॉर्नवालिस, है ना। तो यहाँ पे नया क्या हुआ, नया ये हुआ कि भाई एग्जाम होगा सिविल सेवा के लिए। और एग्जाम कहाँ होता था, ये ब्रिटेन में ही होता था एग्जाम, भारत में नहीं होता था। ठीक है, ब्रिटेन में ही ये परीक्षा आयोजित की जाती थी। तो अब परीक्षा से जो है क्या आएंगे, सिविल सेवक आएंगे। तो इसकी शुरुआत जो है 1853 के एक्ट में की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा काम क्या हुआ, विधायी तथा कार्यकारी परिषदों को अलग अलग किया गया। पहले दोनों कार्य एक ही परिषद करती थी। इसके तहत 6 नए पार्षद जुड़े। इनकी परिषद को विधान परिषद कहा गया। इसकी भूमिका छोटी संसद की तरह थी, अतः संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल। अब इस बात से आप क्या समझे, इससे पहले जब हमने पढ़ा तो हमारे पास थी एक परिषद, जिसका विस्तार पिछले वाले एक्ट में भी हुआ था 1833 में। ठीक है, एक परिषद है, टॉप पे कौन है इसमें, गवर्नर जनरल है भारत का, और इसकी परिषद है, इसकी परिषद में लोग बैठे हैं। ठीक, और इनके काम क्या क्या हैं, इस परिषद के काम, भाई ये विधि भी बनाएगी, विधान निर्माण का काम भी यही है। ठीक है, विधान निर्माण का काम भी इसका ही है, इस परिषद का, गवर्नर जनरल की परिषद का। और दूसरा काम जो इसका है वो है उनको लागू करना। तो कार्यकारी काम भी यही कर रही है, कैसे लागू होगा, क्या होगा, ये काम भी यही परिषद देख रही है। और क्या विधि बनाई जाएगी, क्या नियम कानून बनाए जाएंगे, वो काम भी जो है यही देख रही है। कौन, ये जो परिषद है, ये परिषद ही दोनों काम देख रही है। तो इस एक्ट से क्या कर दिया गया कि जो परिषद के जो अलग अलग काम थे, विधान निर्माण और कार्यकारी काम, इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग। विधान परिषद के लिए अलग सी परिषद का निर्माण हुआ और कार्यकारी कामों के लिए अलग सी परिषद का निर्माण हुआ, अर्थात तोड़ दिया इस परिषद को। ठीक है, और अलग अलग परिषदें अलग अलग कामों के लिए बना दी गई। तो अब एक परिषद का काम है सिर्फ विधान निर्माण, ये सिर्फ नियम कानून बनाएगी विधायिका की तरह। और एक परिषद का काम है इम्प्लीमेंटेशन, ये कार्यकारी परिषद हो गई। ठीक है, तो इसका फर्क क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं इतनी गहराई से, इसलिए पढ़ रहे हैं कि विधान निर्माण की जब परिषद बन गई है तो भारत में पहली बार भारत में क्या हो रहा है, एक विधान परिषद की स्थापना हो रही है, अर्थात संसद संसद की नींव पड़ रही है भारत में, विधायिका की नींव पड़ रही है। जो हम संसद आप देख रहे हैं उसकी नींव जो है यहीं पड़ी है, इस एक्ट में 1853 की। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि संसद की नींव कब पड़ी, किस एक्ट के तहत पहली बार जो है विधान परिषद की नींव पड़ी, वो पड़ी 1853 के एक्ट से। ठीक है, पहली बार संपूर्ण भारत के लिए एक विधान परिषद की नींव पड़ी थी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। और जो विधान परिषद बनी थी कहाँ पर, सेंटर में, गवर्नर जनरल की विधान परिषद, है ना। पहले तो उसमें जो सदस्य मनोनीत होते थे, कुछ ब्रिटिश संसद से थे और कुछ को जो है गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। लेकिन अब क्या किया गया कि जो
प्रांत थे भारत में, ठीक है। तो पहली बार इनसे भी जो है लोगों को मनोनीत किया गया, किसमें, केंद्रीय परिषद में। तो पहली बार अगर प्रश्न पूछता है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत केंद्रीय विधान परिषद में कब हुई, तो वो हुई 1853 से। मैंने कहा कि इन प्रांतों से स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय प्रतिनिधित्व की। तो ये जो लोग थे ये सब ब्रिटिशर थे, ये याद रखना कि ये सब लोग ब्रिटिशर थे, एक भी व्यक्ति इनमें भारतीय नहीं था, ठीक है। और अगर प्रश्न उठता है कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व कब दिया गया, तो वो दिया गया 1861 के एक्ट से। और ऐसा तो है नहीं कि उनके मन में आया कि चलो प्रतिनिधित्व देते और उन्होंने दे दिया, है ना। तो ये प्रतिनिधित्व देने का कारण था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि अगर भारतीयों को प्रशासन में शामिल नहीं किया तो इन पर शासन करना जो है इतना आसान नहीं होगा। तो 1857 की क्रांति से सबक लेके उन्होंने जो है भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया था। ये क्रांति न होती तो ये लोग भी शामिल नहीं होते, ठीक है। तो भारतीयों को शामिल किया 1857 की क्रांति के बाद। आपको इस चीज़ से चीज़ याद भी रहेगी, है ना। तो 1861 में उनको शामिल किया गया और स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार 1853 से शुरू। और इस एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है 1853 की, कि कंपनी के कार्यकाल को, ठीक है, 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया। जो हर एक्ट में बढ़ाया जाता था 1773 से लगातार हर एक्ट में कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष से बढ़ाया गया, 20 वर्ष बढ़ाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इस एक्ट में कोई भी प्रावधान नहीं था कि कंपनी 20 वर्ष के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अर्थात क्या अर्थ है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भारत में कंपनी का जो शासन था, है ना, कंपनी का जो शासन था वो कभी भी क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है, ठीक है। और हो क्या सकता है, इसका शासन जो है समाप्त हो भी गया 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद जो भारत का प्रशासन था वो अब कंपनी की जगह, ठीक है, वो अब कंपनी की जगह किसके पास चला गया था, सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। अब वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया कंपनी की जगह। कब, 1857 की क्रांति के बाद ये काम हुआ था। तो कंपनी का जो है अंतिम चार्टर एक्ट था, ये बात याद रखनी जरूरी है। और कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया, ये याद रखना जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा क्यों किया ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब इसके प्रभाव देखते हैं। भारत में विधायिका की शुरुआत हुई, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अलग अलग परिषदें बनी थी, एक विधायी हो गई थी और एक कार्यकारी हो गई। इस प्रकार से भारत में विधायिका की शुरुआत हुई। स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, है ना, कि भाई प्रांतों से भी इनकी भी राय ली जाएगी, इनको भी जो शामिल करो, ठीक है। स्थानीय प्रतिनिधित्व की भी शुरुआत हुई। तीसरी चीज सिविल सेवा का प्रारंभ, किस संदर्भ में, प्रतियोगिता प्रणाली के संदर्भ में। प्रारंभ कॉर्नवालिस के समय हो गया था, अब प्रतियोगिता प्रणाली से यहाँ पे सिलेक्शन होगा, इसका प्रारंभ हुआ 1853 में, ठीक है, 1853 में ये चीज हुई। अब सिविल सेवा का प्रारंभ हो गया तो परीक्षा देने कुछ भारतीय भी पहुंचे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये परीक्षा क्या करी थी, क्वालिफाई करी थी, है ना। और इन पर चयन हुआ था सिविल सेवा में। परीक्षा देने कहाँ गए, ब्रिटेन गए, ठीक है, क्योंकि वहीं ये परीक्षा आयोजित की जाती थी उस समय पे। तो इनका इसमें चयन हुआ था। भले बाद में इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये सब इस एक्ट के प्रभाव थे। और इसके बाद जो अगला एक्ट आएगा वो आएगा 1857 की क्रांति के बाद का अधिनियम, ठीक है, जो 1858 में आया था, ठीक। तो हम उसे पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है वो वाला। और अगली क्लास में हम जितने भी एक्ट हमारे बचे हुए हैं 1858 से लेके 1947 तक इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो बने रहिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिसका कि कोड इसके कमेंट सेक्शन में वीडियो के आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद, बने रहिए।